हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिकल ज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। क्या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनको क्या बोलते हैं? एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में है। लेकिन जो कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए तो आगे जहाँ भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये डेली लाइफ में ऐसी ड्रग है जो बहुत काम आने वाली है। तो हम लोग देखते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में, ड्रग्स के बारे में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आती हैं। ठीक है, जो इसका एनएसएड्स का जो क्लासिफिकेशन है, एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग है और दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। दोनों अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक ही में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग और केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसको मेजरली क्लासिफाई किया गया है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। इसको हम लोग ट्रेडिशनल एनेटसेट्स बोलते हैं। क्या? ट्रेडिशनल एनेटसेट्स। इसमें इसके अंदर जो है, अब क्लासिफिकेशन, इसके अंदर का जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? केमिकल स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहला है इसमें सैलिसिलेट्स। क्या? सैलिसिलेट्स। अब सैलिसिलेट्स में कौन सी ड्रग है? इस क्लास के अंदर कौन सी ड्रग है? एस्पिरिन। क्या? एस्पिरिन। अब इसमें दूसरा आगे नॉन सेलेक्टिव में दूसरा जो क्लास है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या? प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड के अंदर कौन सी ड्रग है? नेप्रोक्जेन, ठीक है, नेप्रोक्जेन। आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, ठीक है, कीटोप्रोफेन और कीटोप्रोफेन। तो यह है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। सेलेक्टिव में अगला क्लास है फिनामेट। क्या? फिनामेट के अंदर कौन सी ड्रग आती है? मेफेनेमिक एसिड। अगर आप लोग देखे होंगे कभी, आप लोगों का एब्डोमिनल पेन हुआ होगा तो मेफ्टाल इस पास एक ब्रांड आता है जिसमें डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड होता है। इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव में अगर जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। इसमें कौन सी ड्रग है? इसमें है पाइरोक्सिकॉम। ठीक है, कौन सी है? पाइरोक्सिकॉम। ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है नॉन सेलेक्टिव के अंदर, वो कौन सा है? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। कौन सा? एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें कौन कौन सी हैं? एंडोमेथासिन। कौन?
एंडोमेथासिन, और कौन सी है, कीटोरोलैक, इसके बाद इसमें जो 6 क्लासिफिकेशन है वो है पायराजोलोन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा जो क्लास है वो कैसे याद होगा। आप लोगों को इतना क्लास याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव है या सिलेक्टिव है। अभी आगे देखते रहे, क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे याद करना है आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है। एक्चुअल में ये सारा क्लास याद रखना है या क्या मेजर चीज़ याद रख के चलना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना भी होता है। तो पायराजोलोन के अंदर कौन सी ड्रग है, फिनाइल ब्यूटाजोन। क्या, फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजोन। उसके बाद नॉन सिलेक्टिव के बाद अब आता है जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है प्रिफरेंशियल, ठीक है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स, ठीक है, COX-2 इनिबिटर्स, ठीक है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स। इसमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें क्या क्या है, इसमें है निमेशोलाइड, क्या, निमेशोलाइड। उसके अलावा कौन सी ड्रग है इसमें, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, डाइक्लोफिनेक, इटोडोलैक, इसके अलावा जो थर्ड मेजर क्लासिफिकेशन है वो है सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स। क्या, सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स। COX को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोऑक्सीजिनेज। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम होता है। तो सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। अब सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग हैं, इसमें आप लोगों को 2 ही याद रखना है, सेलेकॉक्सिब और इटोरिकॉक्सिब। कौन सा, सेलेकॉक्सिब और इटोरिकॉक्सिब, ठीक है। इस ग्रुप को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्सिप्स, ठीक है। इस क्लास को क्या बोलते हैं, कॉक्सिप्स, ठीक है। कॉक्सिप्स में सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब्स, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ मेजर क्लासिफिकेशन है वो है एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स with poor anti-inflammatory action, poor anti-inflammatory action। इस क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती है, नंबर 1 जो है पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, पैरामाइनोफिनॉल, ठीक है, पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव। और इसके अंदर जो हम लोग का मोस्ट पॉपुलर ड्रग आता है क्या, पैरासीटामोल। कौन सा, पैरासीटामोल। दूसरा जो क्लास है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में पैराजोलोन डेरिवेटिव, ठीक है,
पैराजोलोन, ठीक है, जोलोन डेरिवेटिव, पैराजोलोन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कौन सा ड्रग है? मेटामिजोल, क्या? मेटामिजोल, मेटामिजोल, ठीक है, मेटामिजोल। इसके बाद जो लास्ट क्लास है बेंजोक्साजोसिन, क्या? बेंजोक्साजोसिन, बेंजोक्साजोसिन में कौन सा, इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? नेफोपाम। तो ये है एनएसएड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रॉडली इसको क्लासीफाई किया नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें सैलिसिलेट्स है, जिसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? एस्पिरिन। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें क्या आता है? नेप्रोक्जेन, ठीक है, और क्या आता है? आइबुप्रोफेन। उसके बाद आता है क्या? कीटोप्रोफेन। उसके बाद इसमें हम लोगों ने आगे क्लास देखा फिनामेड, जिसमें मेफिनेमिक एसिड आता है, ये एब्डोमिनल पेन में यूज किया जाता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें क्या आता है? पायरेक्सिकॉम। उसके बाद नंबर 5 पे था एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एंडोमेथासिन आता है और कीटोरोलैक आता है। उसके बाद पैराजोलोन डेरिवेटिव में क्या आता है? फिनाइल ब्यूटाजोन। उसके बाद जो मेजर क्लासिफिकेशन नंबर बी है, उसमें हम लोग किसको रखा? प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स को। कॉक्स क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है? निमोशिलाइड आता है, एसिक्लोफिनेक आता है, डाइक्लोफिनेक आता है और इटोडोलैक आता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कॉक्स सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के बारे में। इस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉक्सिप्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या है? सेलेकॉक्सिप्स है और इटोरिकॉक्सिप्स है। उसके बाद हम लोग ने जो मेजर क्लासिफिकेशन 4D देखा, उसमें कौन क्या क्या था? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसमें कौन कौन सा क्लास था? पैरामाइनोफिनाल डेरिवेटिव, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों का क्या कौन सी ड्रग है? पैरासीटामॉल। उसके बाद जो दूसरा इसमें क्लास था पैराजोलोन डेरिवेटिव, इसमें क्या था? मेटामिजोल। उसके बाद बेंजोक्साजोसिन में कौन सा था? नेफोपाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में एनएसएड्स के। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल पे चलेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले जब इन्फ्लामेशन होता है, क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। तो इन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन में जब भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है या फिर कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो हमारी मैक्रोफेजेज है, कौन कौन से? मैक्रोफेजेज, ठीक है, मैक्रोफेजेज, ठीक है, मैक्रोफेजेज, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल क्या करती है? मूव करती है और उस साइट पे पहुंचती है फेगोसाइटोसिस एक्शन के लिए, ठीक। तो जब भी मूव करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस। जब मैक्रोफेजेज, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मास्ट सेल जब क्या करती हैं? मूव करती हैं साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस। अब ये जब पहुंचती हैं तो ये क्या करती हैं? ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। किसको प्रोड्यूस करती हैं? साइटोकाइंस को, ठीक है, साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये साइटोकाइंस क्या है? साइटोकाइंस एक टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो साइटोकाइंस कौन कौन से साइटोकाइंस हैं? इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस और TNF, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है,
ट्यूमर नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। तो साइटोकाइंस कौन कौन से हैं? इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, लिम्फोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन के साइट पे, ठीक है, कौन कौन पहुंचते हैं? मैक्रोफेजेज, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मास्ट सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? साइटोकाइंस, ठीक है। अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं इंड्यूस करते हैं किसको? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। किसको? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को, कॉक्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। कॉक्स को इंड्यूस करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कॉक्स कितने टाइप के होते हैं? कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है, कॉक्स 1 और 2। जनरली जो साइटोकाइंस होते हैं वो कॉक्स 2 को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। और जो कॉक्स 1 होता है कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिवली ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली, और ये क्या होता है? इंड्यूसो, ठीक है, जब इंड्यूस किया जाता है तब बनता है। जो कॉक्स होता है, आप लोगों को पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है किस चीज़ से मिलके बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से, मतलब लाइपोप्रोटीन से। हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। और इसमें होता है क्या? आर्किडोनिक एसिड। क्या होता है? आर्किडोनिक एसिड। और जो आर्किडोनिक एसिड होता है उससे जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है वो क्या करता है? आर्किडोनिक एसिड को चेंज कर देता है। किसमें? प्रोस्टासाइक्लिन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2। उसके अलावा किसमें करता है? थ्रोम्बोक्सेन A2। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या होता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। आप लोगों को पता है कि जब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रहते हैं क्या कराएगा? इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्या करवाएगा? इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? पेन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेन, स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग या क्या? एडिमा, रेडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिदीमा। क्या बोलते हैं? इरिदीमा। उसके बाद लोकल हॉटनेस, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरीमिया। और लास्ट में लॉस ऑफ टिश्यू फंक्शन। तो ये होता है क्या?
इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन, ठीक है। इन्फ्लामेशन का कौन सा साइन? कार्डिनल साइन। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, लोकल हॉटनेस होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो फिर एक छोटा रिकैप लेते हैं। जब इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के साइट पे क्या होते हैं? मैक्रोफेजेज होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है और मास्ट सेल होती है। ये क्या करती है? मूव करती है और वहाँ पे पहुँचती है और किसको प्रोड्यूस करती है? साइटोकाइंस को, ठीक है। साइटोकाइंस कौन कौन से? इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, लिम्फोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये जो साइटोकाइंस होते हैं किसको इंड्यूस करते हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स एंजाइम को। और जो कॉक्स होता है वो क्या करता है? जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो आर्किडोनिक एसिड होता है उस आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बोलते हैं, और थ्रोम्बोक्सिन A2 में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। तो इन जो इन्फ्लेमेशन को करवाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी? पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, लोकल हर्टनेस होगा और क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो जब मान लीजिए कि जो कॉक्स है, अब आप लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के मोस्टली जो NSAIDs हैं क्या करते हैं? कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करते हैं जनरली, ठीक है। कुछ कुछ सेलेक्टिव को छोड़ करके किस पे काम करते हैं? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को। तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। जब इनहिबिट कर दे तो क्या आर्किडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज हो पाएगा? नहीं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, लोकल हर्टनेस होगा या लॉस ऑफ फंक्शन होगा? नहीं। तो ये कैसे एक्शन प्रोड्यूस करते हैं? कॉक्स को इनहिबिट करके, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करके? इनहिबिट करके। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया कि जो कॉक्स होता है वो साइट कहाँ एक तो प्रेजेंट होता है वहाँ जहाँ पे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, ठीक है, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा जो कॉक्स 2 होता है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फीटस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फीटस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3 जगहों पे प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं NSAIDs का बेनिफिशियल जो एक्शन है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके कौन कौन सा बेनिफिशियल एक्शन देगा? तो क्या क्या कर सकता है ये? एक तो होगा इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट, ठीक है, एनाल्जेसिया, उसके बाद एंटीपायरेसिस, उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी थ्रोम्बोटिक, और क्लोजर ऑफ डक्टस ओरिटोरियोसिस इन न्यूबॉर्न। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है आर्किडोनिक एसिड से साइक्लोऑक्सीजिनेज के द्वारा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? जो नर्व है, ठीक है, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे जो नर्व है उनको क्या करता है? सेंसिटाइज करता है, ठीक है, सेंसिटाइज करता है, ठीक है। सेंसिटाइज करने की वजह से क्या होता है? हमको पेन फील होता है। पेन जो सेंसरी नर्व है हमारी क्या लेकर जाती है? इन्फॉर्मेशन ब्रेन को, और उसके बाद मोटर नर्व इन्फॉर्मेशन को लेकर के आती है, जिसके वजह से हमको क्या होता है? पेन फील होता है। NSAIDs क्या करता है? कॉक्स को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने वाला रहता है, जो नर्व को सेंसिटाइज करता है, वो बनता नहीं है, ठीक है। तो नर्व सेंसेशन को क्या कर देता है? पेन सेंसेशन को क्या कर देता है? पेन मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है। अब जो एंटीपायरेसिस है, फीवर के टाइम में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है, ठीक है, तो जो फीवर होता है उसमें क्या होता है? पायरोजेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटरल्यूकिन्स हो गया, ठीक है,
TNF टीमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर हो गया या इंटरफेरॉन हो गया, जो साइटोकाइंस होते हैं जो मूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बताया कि जो कॉक्स होता है वो हमारे क्या होता है, ब्रेन में भी होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जब यहाँ पे जो कॉक्स होता है वो जब भी इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ तो जो भी साइटोकाइंस है, ठीक है, साइटोकाइंस है वो रिलीज होंगी। साइटोकाइंस में क्या क्या, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन और TNF और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये मूव करते हैं। क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सिनेज एंजाइम को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं और फिर कॉक्स रिलीज होता है वहाँ से। और कॉक्स यहाँ पे जो कॉक्स रिलीज होता है, और कॉक्स क्या करता है, कॉक्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है। किस चीज़ का, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन करवाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, जो हमारे हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट है, ठीक है, जो सेट है टेम्परेचर, जो सेट पॉइंट है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, रेज कर देता है। और जो हाइपोथैलेमस से क्या करता है, ये तो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो जब हम लोग NSAIDs देते हैं तो ये जा करके क्या करता है, कॉक्स को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बन पाता है और सेट पॉइंट डिस्टर्ब नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात एक समझने वाली है कि जो NSAID है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो बन गया है उनको ब्लॉक नहीं करते हैं। जो पायरोजेंस है, ठीक है, पायरोजेंस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इनको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब क्या देखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है NSAID का, वो है COX-2, जो COX-2 मेडिएटेड जो प्रोस्टाग्लैंडिन को की सिंथेसिस है उसको क्या करना, इनहिबिट करना, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करना, सिंथेसिस को इनहिबिट करना। लेकिन इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि COX-1 का भी इनहिबिशन जो है काफ़ी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। COX-1 का इनहिबिशन के वजह से भी इनिशियल स्टेज में खास करके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन का काम करता है। जो एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती है, एक्टिवेटेड जो इन्फ्लेमेशन के टाइम में एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो अपने सरफेस पे क्या एक्सप्रेस करती हैं, एडहेशन मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक्सप्रेस करती हैं एडहेशन मॉलिक्यूल को, और ये प्ले करता है एक मेजर रोल क्या करने में, इन्फ्लामेशन में और मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो एक्सप्रेशन मैकेनिज्म है इसको भी जो NSAID क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्शन इन डिसमेनोरिया। किसमें, डिसमेनोरिया में। डिसमेनोरिया में ये देखा गया है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या है, मेटाबोलाइट है। ये जनरली क्या होता है, रेस्ट पाया जाता है, मेटाबोलाइट जो है, ठीक है, जनरली रेस्ट पाया जाता है। कब, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम और एंडोमेट्रियल बायोप्सी के टाइम, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। और जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो क्रैम्प्स होता है उसके लिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसकी एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज। क्या, एंटी प्लेटलेट
एंटी प्लेटलेट। कॉक्स जो होता है आर्किडोनिक एसिड से 3 चीज़ों को बनवाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन मैं आप लोगों को बता दिया कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। अब इन दोनों की बारी है, ठीक है। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एग्रीगेटरी। क्या बोलते हैं? प्रो एग्रीगेटरी। और इसको बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन को या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को एंटी एग्रीगेटरी। एंटी एग्रीगेटरी तो जब थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है तो ये प्रो एग्रीगेटरी ये क्या कराता है? क्लोटिंग कराता है, ये क्लोटिंग करवाता है। लेकिन ये क्या कराता है? क्लोटिंग को तोड़ता है, मतलब एंटी क्लोटिंग एजेंट है, एंटी क्लोटिंग या एंटी प्लेटलेट है। और ये प्लेटलेट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। क्या? प्लेटलेट प्रॉपर्टीज शो करता है। अभी आप लोग सोच रहे हो फिर इन दोनों का मेल कैसे होगा? देखिए, जब COX-2 मेडिएटेड होता है, जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, ये प्रीडोमिनेट करता है। इसके वजह से ही जब NH सेट्स देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है ये इनिबिट होता है। और जब इनिबिट होता है तो जो प्लेटलेट प्रॉपर्टीज होती है वो हमें देखने को मिलती है। किससे? प्रोस्टाग्लैंडिन I2 से, ठीक है। जितने भी NH सेट्स हैं उनमें क्या होता है? एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज होता है। जितने भी NH सेट्स हैं उनमें क्या होता है? एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन सभी जो है एंटी प्लेटलेट ग्रुप में नहीं रखा गया। सिर्फ जो एस्पिरिन है, जो सैलिसिलिक, आपने देखा कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कौन सा था? सैलिसिलेट्स, जिसमें कौन सा ड्रग था? एस्पिरिन। एस्पिरिन को ही सिर्फ रखा गया। एस्पिरिन को क्या बोलते हैं? एंटी प्लेटलेट। NH सेट्स एंटी प्लेटलेट, ठीक है, एंटी प्लेटलेट। ये बहुत हाईली एक्टिव होता है। एस्पिरिन क्या होता है? हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट कॉक्स इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? प्लेटलेट कॉक्स इरिवर्सिबल। लेकिन बाकी जितने NH सेट्स हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टेरियोसस का क्लोजर, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, आप लोगों को पता होगा जब फिल्टर सर्कुलेशन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है इसके थ्रू क्या आता है? जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है, जो मदर से जो ब्लड सप्लाई होता है फीटस को, तो उसको पेटेंट रखने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। लेकिन जब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हम लोग NH सेट्स दे दिए, ठीक है, NH सेट्स अगर मान लीजिए कि टर्म टाइम में दे दिए, ठीक है, नियर टर्म्स कब? नियर 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर हम लोग 38 वीक्स प्रेगनेंसी में के टाइम में अगर हम लोग दे दिए तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्या हो जाएगा? इमेच्योर। क्या हो जाएगा? इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस हो जाएगा। इमेच्योर क्लोजर, ठीक है, इमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। तो जब भी नियर टर्म प्रेगनेंसी होती है, नियर 38 वीक में, तो हम लोग क्या करते हैं? NH सेट्स को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, नहीं दिया जाता है। NH सेट का एक्शन गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे कैसा है? जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, क्या होती है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है
इसके जो इनर लाइनिंग है उसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। क्यों होता है, क्यों आप लोगों को पता है कि पेराइटल सेल से क्या सीक्रेट होता है, पेराइटल सेल से क्या सीक्रेट होता है, HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेराइटल सेल से जब HCl सीक्रेट होता है तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको डैमेज कर देता है। इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है जो म्यूकोसल, गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिन को HCl के डैमेज होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने NSAIDs दे दिया, NSAIDs दे दिया तो क्या यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट हो पाएगी, नहीं। तो क्या यहाँ से फिर होगा, जो HCl का सिक्रेशन है, ठीक है, HCl का सिक्रेशन से वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, HCl का सिक्रेशंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, HCl का सिक्रेशंस बढ़ जाएगा और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल नेक्रोसिस होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल इस्चीमिया हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए जब भी हम लोग टैबलेट फॉर्म में ओरली NSAID देते हैं तो कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या दे देना, पहले PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो HCl के सिक्रेशंस को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है, तब देते हैं, या फिर खाना खिला देते हैं, खाना खिलाने के बाद देते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है वो बची रहे। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो COX-1 मेडिएटेड होता है, ठीक है, COX-1 मेडिएटेड होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो COX-1 में अगर मेडिएटेड है तो हम लोग अगर COX-2 इनहिबिटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सेलेक्टिव COX-2, ठीक है, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर अगर हम लोग देते हैं तो क्या डैमेज होने का, म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज होने का रिस्क है, नहीं, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे बनता है क्या होता है, COX-1 मेडिएटेड होता है, COX-1 के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो COX-2 अगर हम लोग खाली पेट भी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं NSAID का रीनल इफेक्ट, क्या देखते हैं, रीनल इफेक्ट। हमारे जो रीनल है, हमारे जो किडनी में क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारी किडनी में भी क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कौन सा होता है, COX-1 मेडिएटेड भी होता है और COX-2 मेडिएटेड भी होता है। लेकिन जो COX-1 मेडिएटेड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो को वेसोडाइलेटेशन के द्वारा रीनल ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, बढ़ाता है। लेकिन जब ये COX-1 इनहिबिटर अगर हम लोग देंगे तो जो रीनल ब्लड फ्लो है COX-1 मेडिएटेड द्वारा उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। और जब रिडक्शन होगा, ठीक है, जब ब्लड फ्लो का रिडक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो GFR है, ठीक है, GFR है, ठीक है, जो GFR है क्या होगा, रिड्यूस होगा, रीनल इनसफिशियंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीनल इनसफिशियंसी। वैसे ही जो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है, ठीक है, उनमें जो COX-2 होता है, COX-2 मेडिएटेड जो सोडियम और वाटर का क्या कराता है, रिटेंशन कराता है, सोडियम और वाटर का क्या कराता है, रिटेंशन कराता है। रिटेंशन कराता है। इसके अलावा जो पेपिलरी निक्रोसिस होती है, अगर कोई हैबिचुअल इंटेकर है, ठीक है, अगर कोई हैबिचुअल
अगर कोई हैबिचुअल इंटेकर है तो उसमें क्या हो सकता है, पेपिलरी निक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एनाफाइलेक्सिस, अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोई है, एस्पिरिन से भी है हो सकता है, या फिर कोई अदर एनासेड से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, ब्रीफ रिकैप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्लासिफिकेशन में नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, ये इतना आप लोगों को याद रखना है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में क्या क्या है, एस्पिरिन है, नेप्रोक्जेन है, आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, मेफिनेमिक एसिड है, पैराक्सिकॉम है, एंडोमेथासिन है, केटोरोलैक है और फिनाइल ब्यूटाजोन है। उसके बाद प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में क्या क्या है, निमोसोलाइड है, सिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है और टूडोलाक है। जबकि सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में क्या है, सेलेकॉक्सिब, इटोरोकॉक्सिब्स, जिसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉक्सिब्स ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हम लोग को, पैरासीटामोल। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा एनएसएड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन के साइड पे मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल, ठीक है, मूव करती हैं, जिसको हम लोग केमोटैक्सिस बोलते हैं। और ये मूव करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करती है, साइटोकाइंस कौन कौन से हैं, इंटरलेक्यून्स, इंटरफेरॉन, लिम्फोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ठीक है, ये साइटोकाइंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉक्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। और ये जो आर्किडोनिक एसिड होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स के द्वारा आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर बोलते हैं, जब भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइन होते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, लोकल हॉटनेस होता है, लॉक्सन फंक्शन होता है। इसके अलावा जो एनासेड्स होता है, इस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आर्किडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है रुक जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कॉक्स होता है, इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और फिटस में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखिए बेनिफिशियल जो एक्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन को, हम लोगों ने देखा कि एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, हमारे जो नर्व होती है, पेन रिसेप्टर रहते हैं, उनको सेंसिटाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। तो वैसे एंटीपायरेसिस में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे भी साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रेजेंट होता है। तो जो साइटोकाइंस होते हैं, इंटरफेराइन, इंटरल्यूकिन से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, एक किसको इंड्यूस करते हैं, कॉक्स 2 को। ठीक है, क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट होता है थर्मो रेगुलेशन का, उसको डिस्टर्ब कर देता है, टेम्परेचर को क्या कर देता है, रेज कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनासेड्स का, वो है कॉक्स 2 मेडिएटेड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का इनहिबिशन। इसके अलावा लेकिन कॉक्स 1 को इनहिबिट करता है। जनरली कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करता है, लेकिन जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर वो सिर्फ कॉक्स 2 को ही इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती है, एक्सप्रेस करती हैं एडहेशन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, उसके बाद ये मूवमेंट करता है ल्यूकोसाइट्स को, इसके भी क्या एनासेड्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्मेनोरिया में जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एक मेटाबोलाइट है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में क्या होता है, बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के टाइम में, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को क्या कर देता है, नहीं बनने देता है कॉक्स को, जब ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसके वजह से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 जब बनता है तो ये क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है। एनासेड्स जो होता है मोस्ट कॉमन, जो एस्पिरिन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाईली पोटेंट होता है
और प्लेटलेट COX-2 मेडिएटेड इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डक्टस अर्टरियोसस के क्लोजर में भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इमेच्योर, और अगर हम लोग नियर टर्म देते हैं तो ये प्रीमेच्योर क्लोजर करवा देगा, ठीक है। तो इस वजह से नियर टर्म हम लोग अवॉइड करते हैं NSAIDs को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग में को प्रोटेक्ट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जब भी NSAIDs देखते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन के जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेस ACL का सेक्रेशन होने लगता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसल को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसल इस्कीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। जबकि जो COX-2 इनहिबिटर होते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारे गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव लेयर में बनता है वो कौन सा होता है, COX-1 मेडिएटेड होता है, ये COX-1 मेडिएटेड होता है। इसका हम लोग ने उसके बाद रीनल इफेक्ट लास्ट में हम लोग देखा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है COX-1 मेडिएटेड जो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है उसके वजह से जब इसको इनहिबिट करता है NSAIDs तो इसमें रीनल इनसफिशियंसी देखने को मिल सकती है। उसके बाद जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स में जो COX-2 मेडिएटेड जो इनहिबिशन होगा उसके वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो हैबिचुअल इंटेकर है उनमें पेपुलर नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों को अगला किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।